नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी लैब पर। मेरे प्यारे साथियों, आज 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने हमारा बजट पेश किया। बजट जिससे पूरे देश को उम्मीदें थी कि भाई किसको क्या मिलने वाला है। हालांकि इसमें होता यह है कि हर आदमी अपनी मतलब की चीज़ें ढूंढता। मान लीजिए आप युवा हो तो आप अपने काम की चीज़ें ढूंढोगे, आप व्यापारी हो तो आप ढूंढोगे व्यापारियों को क्या मिला, आपको सैलरी मिलती है तो आप अपनी सैलरी के हिसाब से देखोगे भैया इनकम टैक्स में क्या छूट मिली। एक चीज जो हमेशा से चर्चा में रहती है बजट के रिगार्डिंग कि भाई साहब टैक्स में कितनी छूट मिली, क्योंकि फाइनली जिसको जो भी करना है, कोई व्यापार करे, व्यवसाय करे, कोई नौकरी करे, उसको देना तो आखिर में टैक्स ही होता है। तो हर आदमी को टैक्स के रिगार्डिंग तो चीजें समझनी ही होती हैं, चाहे वो कैसा व्यक्ति हो, आम आदमी। लेकिन कुछ लोगों को और भी दिलचस्पी होती है कि भाई आखिरकार देश की आमदनी क्या है, देश कितना पैसा कमा रहा है, देश में क्या घाटा चल रहा है। और एक बार जब वो बार बार कुछ चीजें सुनते हैं कि इस बार सरकार ने राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट का इतना अनुमान लगाया है, तो लोग ये भी सोचते हैं कि यार जब हर बार सरकार को घाटा ही लगाना होता है तो सरकार बजट काहे का पेश करती है, और क्यों सरकारें हर बार घाटे का बजट पेश करती हैं। फिर एक वो लोग होते हैं जिनको ये उम्मीद होती है, जो जैसे मान लीजिए किसी एक्स पार्टी की सरकार है तो वाई पार्टी के लोग हैं, उनको ये टेंशन रहती है कि एक बार बजट आ जाए फिर इस बजट की टांग खींची जाएगी। ये हर साल होता है, तो लोग क्या उसके बारे में जो है अपनी रिएक्शन रखते हैं। एक बजट आते ही एक चीज की और बड़ी चिंता रहती है कि देखो चुनाव आ रहा है ना वहां, तो देखो इस प्रकार से ऐसा बजट लेकर आए हैं, जैसा कि इस बजट के साथ भी सुनने को मिल रहा है। बिहार के लिए कुछ खास डिक्लेरेशंस हुई तो लोगों ने कहा कि देखो इस साल जो है बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है। कुल मिलाकर बात यह रही कि इस बजट की खूब अच्छी खासी चर्चा हो रही है। चर्चा निर्मला सीतारमण की साड़ी से लेकर उनके भाषण तक, भाषण के बाद उनके द्वारा टैक्स में दी गई छूटें, योजनाओं, सब की चर्चा है। हम आज की कहानी की चर्चा शुरू करेंगे निर्मला सीतारमण साहब के सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब से मुलाकात से। वो एक विशेष साड़ी पहनकर गई थी। ये साड़ी उनको 2021 में पद्मश्री अवार्डी दुलारी देवी ने दिया था। इस पर आप मधुबनी पेंटिंग देख सकते हो इस साड़ी पर। फिर वही बात है, गुरुजी शुरुआत ही ये तो बिहार से हुई, अब इसको क्या बोले, ठीक है। पिछली बार वो जो साड़ी पहनकर गई थी वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी, ठीक है, जाने दीजिए, ये तो खैर अपना निजी मामला है। लेकिन इसमें एक बात तो साफ है कि है जरूर इसमें कुछ ना कुछ, मतलब लोग डिप्लोमेसी जरूर सोचते हैं थोड़ी बहुत। तो इस साड़ी का संबंध बिहार से, हालांकि लोग इस बात को इस बात से जोड़कर देख रहे हैं कि वहाँ इलेक्शन है ना, तो वहाँ के लोगों को लुभाने के लिए मधुबनी पेंटिंग ये बनी हुई। और इस साड़ी को 2021 में जो पद्मश्री अवार्डेड हैं उन्होंने क्या किया था, इनको भेंट किया था और कहा था कि जब आप बजट पेश करने जाएं तो इस साड़ी को आप जरूर पहन कर जाएं। मेरे पीछे आप ये दुलारी देवी जी की तस्वीर देख सकते हो। निर्मला सीतारमण साहब जी ने ये बजट पेश किया और उन्होंने कहा कि उनका ये 8वां बजट था रिकॉर्ड। हालांकि जो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई साहब के नाम है, जो उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। अब एक चीज आप आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज और सुन लीजिए। संविधान में बजट जैसी कोई शब्दावली है ही नहीं। मतलब संविधान जिस बात की जानकारी देता है वो है वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शब्द लिखा हुआ है, इसको राष्ट्रपति जी ही संसद के सामने रखवाते हैं। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से। अच्छा, तो ये बजट आया। बजट आने के बाद इन्होंने कहा कि भाई कुछ बातों पर हमारा ध्यान एकदम से केंद्रित रहने वाला है। सबसे पहला प्रश्न, जब यहां आप बजट जैसे ही सब सुनोगे, घर में बजट बनता है, भाई कितना पैसा आना है, कितना खर्च करना है, पैसा कहां कहां से आएगा उसको जोड़ो, पैसा कहां कहां खर्च करना। एक मात्र से मोटा मोटा यही बजट होता है कि भाई आपकी आमदनी और खर्चे का एक ब्यौरा होता है। इस बजट में सबसे बड़ी बात यह रही कि हमारे देश की आखिरकार आमदनी हो कहां से रही है। मैं आपको डाटा वाइज समझाऊंगा। अगर आप 1 रुपया मान लें, क्या माने 1 रुपया, तो 1 रुपये में आप डिफरेंट डाटा देख सकते हो कि भाई इनकम टैक्स से कितनी आमदनी हो रही है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितनी आमदनी है, जीएसटी और अन्य करों से कितनी आपको आमदनी हो रही है, उधारी और अन्य देनदारियों से कितनी आपको आमदनी हो रही है, गैर कर प्राप्तियां हैं, ऋण, सीमा शुल्क। कुल मिलाकर आप ये एक अच्छा खासा डाटा देख सकते हो, जिसमें आपको दिख रहा होगा जैसे आयकर से 22% है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% है, जीएसटी से 18% है। ये सब हमारे देश की आमदनी है। अगर देश का रुपया 1 मान लिया जाए तो उसी हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कीजिए। अब सवाल यह है कि पैसा आया यहां से है, इन चीजों से पैसा आता है हमारे पास, लेकिन पैसा खर्च कहां होता है। तो हमारे देश में जो पैसा खर्च होता है, देखिए हमारे देश में पेंशन पे 4% है ना, पेंशन पर 4%। कई बार आप इस चर्चा में जाओगे तो समझोगे कि पेंशन जरूरी तो होती है, लेकिन पेंशन से सरकार को बाद में कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये सरकार पर एक भारित व्यय होता है ना।
ठीक है, अब ये मत कहना कि पेंशन विरोधी हूं, पेंशन विरोधी नहीं हूं, एक बात जो इकोनॉमिकल टर्म हम समझा रहे हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती हैं उन पर 8% पैसा खर्च होता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण, ठीक है, 8%, ठीक है, जो पैसे का इन्हें राज्यों को भी देना होता है। असल में टैक्स का कलेक्शन कई बार ऐसा होता है कि सेंटर ले लेता है, लेकिन राज्यों के हिस्से में उसका एक हिस्सा आता है, तो उसमें से 8% होता है। ये राज्यों का कर व शुल्क का हिस्सा होता है, वही 22%। अच्छा, फिर ब्याज देना पड़ता है, ब्याज का भुगतान करना पड़ता है सरकार को 20%। सरकार ब्याज देती है क्या? हाँ, सरकार लोन नहीं लेती है क्या? सर, जब सरकार लोन लेती है, आमदनी कम है, लोन ज्यादा है, घाटा हर बार का ज्यादा है, ऐसा घाटा क्यों झेलती है? अभी हम इस बात में चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो सब्सिडी होती है 16%, प्रमुख सब्सिडियां 6%, रक्षा पर 8%, ये कुल मिलाकर सरकार का खर्चा होता है। यानी कि ये ब्यौरा वो है कि सरकार को आमदनी होती कैसे है, और ये ब्यौरा वो है कि सरकार कहां कहां पर पैसा खर्च करती है। अच्छा, ये तो हुई एक मोटी मोटी बात। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमेशा से ही सरकार की आमदनी ज्यादा रहती है क्या? नहीं, सरकार की आमदनी से खर्चा सरकार ज्यादा करती है। मतलब सरकार करती क्या है कि सरकार कम रेट पर लोन लेती है और उस कम रेट के लोन से ग्रोथ रेट ज्यादा रखती है। क्या रखती है? ग्रोथ रेट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने पैसा लिया, जैसे जापान से लिया, जापान से सरकार बहुत कम दाम पे पैसा लेती है, बहुत कम रेट पर। मान लीजिए 100 रुपए लिए सरकार ने मात्र 1% के ब्याज पर, तो सरकार की कुल देनदारी हो गई 101 रुपए। लेकिन इसी 100 रुपए से सरकार ने ग्रोथ रेट हासिल की 6% की और बना लिए 106 रुपए। तो सरकार इस प्रकार से 5 रुपए के फायदे में रहती है। इसीलिए सरकार हमेशा घाटे का बजट पेश करती है। भले ही उसको घाटा हो, लोन वो लेती है, लोन लेने के बाद भी उसको ना चाहते हुए भी सरकार जो है, जो इनकम है, अपनी इनकम को लगातार बढ़ाती रहती है। तो इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई सरकार हमेशा घाटे का बजट ही क्यों पेश करती है, तो इसका अपना एक रीजन होता है। सरकार लेती बहुत कम रेट पर है, लेकिन उससे ग्रोथ रेट ज्यादा कर लेती हैं सरकारें। तो ये पूरा विवरण दिया कि भी कैसे, किस तरीके से सरकार को आमदनी होती है, सरकार का पैसा कहां खर्च होता है। अब आगे देखिए, सरकार ने क्या कहा कि जैसे ही बजट आया, वित्त मंत्री साहब ने कहा हमारे कि हम अपने, क्योंकि हमने एक लक्ष्य बनाया हुआ है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, 2047 तक विकसित राष्ट्र होने के लिए जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है वो है 8%। यानी कि 8% 2 दशक तक, कम से कम 20 साल तक, हमें 20 साल तक, 20 वर्षों तक हमारी जीडीपी को 8% से ग्रोथ करना होगा। तब जाकर हम 2047 का जो हमने सपना देखा कि भाई हम तब तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, 20 वर्षों तक हमें 8% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ना होगा। इन्होंने कहा कि देखो, जब ये डेवलपमेंट हम करेंगे, इसके 4 इंजन होंगे। पहला इंजन है इसका एग्रीकल्चर। इसका पहला इंजन एग्रीकल्चर है। ये आप सभी जानते हो कि अर्थव्यवस्था की बैकबोन होता है। पहला इंजन एग्रीकल्चर है, दूसरा एमएसएमई, और फिर है निवेश, और फिर है एक्सपोर्ट। निवेश और एक्सपोर्ट। हर बार कभी ना कभी आप प्रधानमंत्री जी के बयान में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात सुनते ही रहते होंगे। ये 4 चीजों को अर्थव्यवस्था का इंजन बताया गया है कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट, और एक्सपोर्ट जो है, इसको हमें बढ़ाना ही होगा, इन 4 चीजों को। यानी कि हमें किसी एक चीज पे नहीं, हमें मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देनी होगी। और हमें इसके लिए 2 दशक में 8%, कितना, 8% ग्रोथ रेट चाहिए। तो ऑब्वियस बात थी कि जैसे ही यह आंकड़ा निकल कर आया, आने वाले बजट में इसी संदर्भ में बात होगी। भाई हमने जब ये साफ कर दिया कि भाई हम इन 4 चीजों पर विशेष फोकस करने वाले हैं, इन 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जनता की भलाई भी करेंगे, तो आने वाले बजट में सारी कहानी इसी बात पर केंद्रित भी होने वाली थी। फिर क्या कहा गया कि देखिए, विकसित भारत के लिए हमें विकास में तेजी लानी होगी, हमारा डेवलपमेंट अच्छा खासा होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि अगर हम 2 दशक तक, 20 वर्षों तक, आने वाले जो 2 दशक हैं, हमें 8% का जीडीपी के ग्रोथ रेट की रिक्वायरमेंट होगी अगर 2047 में आप अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हो। समावेशी, इंक्लूसिव, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा? एक बात कही गई है कि डेवलपमेंट जो होना चाहिए भैया, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम खा के चले जाएं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी ना मिले, ऐसी स्थिति को भी स्वीकार नहीं किया गया है। भारत के बढ़ते मध्य वर्ग के व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। मतलब जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे,
जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे, जब तक लोगों की खर्च करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, आप बताइए कि इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़ेंगी। और इंडस्ट्रीज अगर आगे नहीं बढ़ेंगी तो कैसे आप इन्वेस्टमेंट लाओगे। और फिर वही बात है, फिर रोजगार का भी चक्र उससे जुड़ा हुआ है। मतलब जो मध्य वर्ग है, जो कि भारत देश का एक बहुत बड़ी क्लास है, मिडिल क्लास की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ाओ। अब खर्च करने की तुम कैपेसिटी बढ़ाओगे तो उन पे पैसा भी तो होना चाहिए। और पैसा मान लीजिए आप टैक्स को बहुत ज्यादा ले ले रहे हो, तो फिर वो बेचारे डर जाएंगे कि इतना टैक्स में देना पड़ता है, कुछ सेविंग्स भी करनी पड़ती हैं, तो काहे खर्च करें। तो सीधी सी बात यह है कि मध्यम वर्ग का जो है उसकी व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, जिससे वो डिमांड अच्छी हो, खर्च अच्छा करें, इंडस्ट्रीज लगे, इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार पैदा हो। उससे ऑब्वियस बात है सारी चीजें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, निजी क्षेत्र में निवेश की जान नहीं डालना है ना। प्राइवेट सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट को खूब प्रमोट करने जा रहे हैं कि हम खूब प्रमोट करेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। परिवारों के मनोभावों में उल्लास को भरना, मतलब सीधी बात यह है कि लोगों को लगे कि हां देश तरक्की कर रहा है, लोगों को लगे कि हां हम तरक्की कर रहे हैं, लोगों को लगे कि हां हमारा भविष्य अच्छा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। ये तो थी कुछ बेसिक बातें। जैसे ये बेसिक बातें आई, फिर जो ये पैसा आया, मैंने आपको बताया ना अभी कि भाई कहां पैसा आता है, कहां पैसा जाता है। उसके बाद किसको क्या मिला, हम किसको क्या मिला, उसके ग्राउंड पे जाने से पहले हम ये समझें कि किस मंत्रालय को क्या मिला। भाई मान लीजिए युवा है तो युवा कल्याण मंत्रालय है, आप फोर्स में हैं, डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्स में तो आप गृह मंत्रालय के अधीन है, आप आर्मी में तो आप रक्षा मंत्रालय के अधीन है। मेरा कहने का सीधा अर्थ यह है कि भाई किस मंत्रालय को क्या क्या मिला, तो सबसे ज्यादा पैसा मिला रक्षा मंत्रालय को। किसको मिला है? रक्षा मंत्रालय को। यह सारा पैसा करोड़ रुपए में, 4,91,732 करोड़ रुपए। उसके बाद ग्रामीण विकास, फिर गृह मंत्रालय, फिर कृषि संबंध मंत्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए 98,311 करोड़ रुपए इस साल खर्च किए जाएंगे। शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार मंत्रालय, इसमें 95,000 रुपए खर्च होंगे। ऊर्जा, वाणिज्य, समाज कल्याण और वैज्ञानिक विभाग, ये आपको हजार जो रुपए है, ये आंकड़ों जो करोड़ में आंकड़ा है, जिस तरीके से सबसे बड़ा जो पैसा मिला वो रक्षा विभाग को मिला है। किसको मिला है? रक्षा विभाग को। ऑब्वियस बात है, ये इस समय प्रायोरिटी पे है भी और ये प्रायोरिटी पे होना भी चाहिए। तो ये थी कुछ मोटी मोटी बातें। अब बातें वो जिनका सर हम इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि आम आदमी को क्या मिला। पिछले कुछ दिनों से खूब अच्छे, मतलब चाहे तो यूट्यूब को उठा के देखो, आम आदमी की चर्चा उठा के देखो, वो एक ही बात पर केंद्रित थी कि भाई टैक्स ने मार दिया है, टैक्स ने मार दिया। लोगों ने एक शब्द को इस्तेमाल करना किया, टैक्स टेररिज्म, मतलब टैक्स डरा रहा है। छोटा छोटा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी कहता है दुबई चले जाएंगे, वहां पे टैक्स बहुत कम रहता है। मतलब अगर ऐसे आप चले जाओगे, हमारे देश के सुपर रिच लोग यहीं से चले जाएंगे तो फिर देश का कल्याण कैसे होगा? हम दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट खींच रहे हैं, अगर अपने यहां से भाग जाएंगे तो फिर क्या मतलब है? तो ऐसे में टैक्स में सुधार करने की सख्त जरूरत थी और इसीलिए टैक्स में कुछ दरों को बदलाव किया गया। जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड बात रही वो थी कि 10 से 12 लाख रुपए की जो इनकम है उसको 15% टैक्स था। लेकिन सूचना चली कि 8 से 12 लाख रुपए का जो 10% का टैक्स है, इसकी सूचना चली कि भैया ये फ्री हो गया है। लेकिन जब डाटा देखा गया तो उसके आगे 10% लिखा हुआ था। ठीक है, लिखा था 10%। सरकार ने कहा कि जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है, अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हो तो हम इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत जो 2 और 3 स्लैब में आते हैं, जहां 5 और 10% है, क्योंकि 4 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, 8 लाख तक आपका 5% टैक्स है। ठीक है, और 8 से 12 लाख तक है 10%। तो 2 और 3 की जो स्लैब हैं हम उनका टैक्स माफ कर देंगे। ठीक है, टैक्स हम लगा रहे हैं लेकिन इस टैक्स को हम क्या कर देंगे? हम इस टैक्स को माफ कर देंगे। और याद रखें, साथ में कहा गया कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो हम आपको 75,000 की और छूट दे रहे हैं। क्या है ये छूट? 75,000 की छूट हम आपको इस प्रकार से दे रहे हैं कि आपको 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। समझे? अगर आप किसी भी तरीके से पैसा कमाते हो तो 12 लाख और सैलरीड हैं तो आपको 75,000 का सरप्लस छूट हम दे रहे हैं। 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब मुद्दा आता है कि अगर हमारी आमदनी 12,01,000 हो जाए या 10,000 हो जाए, ऐसे मान लीजिए 12,10,000 रुपए, तो उस स्थिति में क्या होगा?
फिर आपको कोई भी टैक्स में छूट नहीं है। आप फिर जिस टैक्स के दायरे में आते हो उस हिसाब से आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ये तब तक है जब तुम्हारी आमदनी 12 लाख या उससे कम है, सैलरीड हो तो 75,000 रुपए से कम है। देखिए टैक्स की स्लैब है 8 लाख तक 5%, 4 से 8 और 8 से 12 10%। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन दोनों का ही टैक्स माफ कर देंगे धारा 87A का इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर आप जाते हो तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, एक बड़ी राहत देने वाली खबर यह आई कि कैंसर की दवाएं सस्ती। मैं बता दूं लगभग 36 ऐसी दवाओं पर टैक्स से छूट मिली है। 36 दवाएं जिन्हें टैक्स से छूट दी गई है, टैक्स से छूट दी गई है। ये जीवन रक्षक दवाएं हैं। क्या हैं? जीवन रक्षक दवाएं हैं जिन्हें टैक्स में छूट दी गई है। एक चीज और याद रखिए, टैक्स में छूट के साथ ही कहा गया है कि हम कैंसर के लिए बहुत अच्छे प्रावधान करने जा रहे हैं। 3 साल में देश के सभी जिलों में डे केयर जहां पर पेशेंट को भर्ती करके दिन में उसकी देखभाल की जाती है, जब उसको दवाई लगाई जाती है। और अगले फाइनेंशियल ईयर में ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे कैंसर के लिए। सभी जिलों में डे केयर सेंटर बनाएंगे हम, किसके लिए? कैंसर के लिए। क्या क्या चीजें सस्ती हुई? कैंसर की दवाइयां, टीवी, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मोबाइल की बैटरियां, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक कार, लेदर की चीजें, है ना। लेदर स्कीम के तहत इस रोजगार देने की बात कही गई है। बुनकरों के बने कपड़े, चमड़े के बने सामान, समुद्री उत्पाद, एलसीडी टीवी, कैंसर की दवाइयां। क्या महंगा हुआ है? अगर आप बहुत स्मार्ट किस्म का टीवी इस्तेमाल करते हैं, बड़ा महंगा, तो वो आपको महंगा मिलेगा। प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले और फैब्रिक्स, ये सब चीजें महंगी हुई। अब अगला सवाल कि बात ठीक है, मैंने कहा कि हर आदमी को अपने काम की चीजें देखनी है। सर किसानों को क्या मिला है? आइए किसानों को क्या मिला देखिए। जो अन्नदाता हैं, अन्नदाता को 100 जिलों में धन धान्य योजना का शुरुआत की जाएगी। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। मखाना आप जानते हैं बिहार अग्रणी उत्पादों में से एक है, तो बिहार में मखाना बोर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। आय बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का लोन अब मिलेगा, जो क्रेडिट कार्ड पर पहले 3 लाख तक का लोन, किसान क्रेडिट कार्ड। और कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान किए गए। और कुछ की फीचर्स किसानों के बारे में क्या है? क्रेडिट कार्ड, पीएम धन धान्य स्कीम, डेयरी और मछली उत्पादन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन, समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5%। अंडमान और निकोबार में फिशिंग को प्रमोट किया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड, मिथिलांचल के कोसी में कोसी नहर परियोजना को शुरू किया जाएगा। दालों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 साल की स्कीम शुरू की गई है। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस शुरू की। कपास उत्पादन के लिए 5 साल का कार्य योजना होगी। और असम के नामरूप में यूरिया प्लांट खोला जाएगा। असम के नामरूप में क्या खोला जाएगा? यूरिया प्लांट। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही कोई फसल बोने की बारी आती है, तुरंत किसानों को एक चीज से बड़ा जूझना पड़ता है कि खाद नहीं मिल रहा है। तो इस समस्या को भी सुधार करने की कोशिश की गई है। अगली बात, युवाओं को क्या मिलने जा रहा है? बहुत कुछ घोषणाएं युवाओं के लिए की गई कि आपको स्टार्टअप के लिए एक फंड बनाया जाएगा, 10,000 करोड़ रुपए। मैंने कल एक सेशन किया था, जब मैंने आपको एआई के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने कहा है कि हम एआई के लिए जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए अलग से फंड ला रहे हैं, लेकिन ये उससे अलग है, वो भी है और ये भी है। 500 करोड़ रुपए 3 एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में 23 आईआईटी और 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत होगी और पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधा बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को बढ़ावा मिलेगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे और सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। ठीक है, ये सब थे युवाओं के लिए। हालांकि इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम रोमांचकारी हो, एकदम मन खुश हो जाए। वो हमें भी नहीं लगा कि भाई कुछ खास नहीं लगा है। ये सीटें बढ़ाना तो समय की जरूरत है, इसमें बजट ना भी लाओगे तो भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। सीटें बढ़ाना इंस्टीट्यूशंस में वो समय की जरूरत है। उसमें क्या मतलब तर्क दे देना कि देखिए, अगर आप ये कहें कि एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा फिर वही 15 साल का हो गया, और आप ये खूबी गिनवाएं कि आज ये बच्चा देखिए हम इसको 8 रोटी दे रहे हैं, पहले हम इसको 2 रोटी देते थे। 2 रोटी उस समय की उसकी जरूरत थी, आज उसकी जरूरत 8 रोटी की ही है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमारा एहसान मानिए आप, हमने इसको आज 8 रोटियां खिलाई हैं। तो कुछ खास इसमें एक्चुअल में नजर आ नहीं रहा है।
व्यापारियों के लिए भी अच्छे खासे ऐलान किए गए। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए हम लोन बढ़ाएंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज को हम हटा देंगे, टैरिफ हटाएंगे, ठीक है, जो पहले 15 थे अब केवल 8 टैरिफ रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे, देश को खिलौना उत्पादन का हब बनाया जाएगा। लेदर स्कीम लाई जाएगी, 22 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। बिहार के लिए तो पूरा दमखम लगाया है सरकार ने इस बार। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो पीएम स्वनिधि योजना थी, पीएम उसका जो लोन मिलता था, अब उसकी सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। महिलाओं के लिए क्या कहा गया है कि देखिए, महिलाओं के लिए भी है कि भाई आप अगर जो पहली महिला उद्यमी बनने चाह रही हैं, जो अपने स्टार्टअप शुरू कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही हैं, उनके लिए 5 करोड़ रुपए तक के लोन देने की सुविधा सरकार कर रही है। कुल मिलाकर हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन बात वही है कि इसमें बजट से नहीं, इच्छा शक्ति कितनी है, ये सब देखने वाली बात है, ठीक है। और मतलब अगर आप मुझसे एनालिसिस कराएं तो बजट को मैं इसको कहूंगा कि बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल ये एक ऐसी स्थिति है कि लगभग ठीक 100 बजट है। इसमें कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि भैया आप कि वाओ, ठीक है, कि इतना शानदार बजट आया है। फिर भी हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है और वो हर बजट में होता ही है। तो ये थी बजट की जानकारी जो मैंने आपको दी। अब सवाल ये है कि क्या मध्यम वर्ग को कुछ राहत पहुंचेगी? तो मध्यम वर्ग के लिए केवल अगर आप एक चीज को छोड़ दें, कौन सी, जो आप टैक्स की छूट वाली बात कर रहे हो, तो शायद वो और कुछ जैसे दवाइयों को सस्ता करना, हाँ कुछ ना कुछ राहत मध्यम वर्ग को पहुंचने की जरूरत भी है। और आई थिंक इस बजट के माध्यम से वो राहत कुछ ना कुछ पहुंचेगी भी। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर हाजिर रहूंगा नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।